3 दिन तक और राहत दी गई थी विक्रम मजीठिया को, यानी आज के दिन तक की। तो आज उनकी राहत खत्म होने जा रही है। चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी। चुनाव प्रचार कर चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं और आज उनका आखिरी दिन है। आज उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। शाही जी, ब्लैकआउट, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट है। जितनी भी तस्वीरें हम अब तक देख चुके हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि वहाँ के जो बिजली कर्मी हैं वो स्ट्राइक पर हैं। क्या कारण है उनके स्ट्राइक पर जाने के, हड़ताल करने के, कि अचानक से चंडीगढ़ पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। इकलौता ऐसा स्टेशन या इकलौता ऐसा शहर जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी मशहूर था, परंतु इन दिनों वह ब्लैकआउट सिटी के नाम से पहचान रहा। मांगे ना माने जाने के विरोध में मुलाजमों का 72 घंटे से लगातार हड़ताल पर जाना चिंता का विषय बन गया है। पीजीआई, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा अस्पताल था जहां पर सभी जगहों से पेशेंट्स को रेफर करने की प्रक्रिया जारी रहती है, वहां भी सर्जरी टल चुकी है। हालत इतनी गंभीर है कि मोमबत्ती से काम चलाना पड़ रहा है। इन्वर्टर अपने दम तोड़ चुके हैं। मोमबत्तियों का भी स्टॉक काफ़ी कम बताया जा रहा है। हमारी जो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सरहद है, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं, रोपड़ क्रॉस करते हैं तो ऊना आ जाता है। वहाँ पर एक फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके चलते 6 महिलाओं की मृत्यु हुई, जिंदा जल गई वो। ऊना के बाथू बथेड़ी क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण, विस्फोट होने के कारण स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि मां बेटी सहित 6 लोग जिंदा जल गए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं कि इन खबरों के घटित होने के पीछे क्या कारण रहे और आने वाले समय में इन खबरों का हमारे समाज पर, राजनीति पर, धार्मिक मुद्दों पर क्या असर पड़ने वाला है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, ब्लैकआउट, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट है। जितनी भी तस्वीरें हम अब तक देख चुके हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि वहाँ के जो बिजली कर्मी हैं वो स्ट्राइक पर हैं। क्या कारण है उनके स्ट्राइक पर जाने के, हड़ताल करने के, कि अचानक से चंडीगढ़ पूरी तरह अंधेरे में डूब गया? जी बिल्कुल संधू साहब, चंडीगढ़ यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि पंजाब और हरियाणा का इकलौता ऐसा स्टेशन या इकलौता ऐसा शहर जो सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी मशहूर था, परंतु इन दिनों वह ब्लैकआउट सिटी के नाम से पहचान रख रहा है। मांगे ना माने जाने के विरोध में मुलाजमों का 72 घंटे से लगातार हड़ताल पर जाना चिंता का विषय बन गया है। पीजीआई, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा अस्पताल था जहां पर सभी जगहों से पेशेंट्स को रेफर करने की प्रक्रिया जारी रहती है, वहां भी सर्जरी टल चुकी है। हालत इतनी गंभीर है कि मोमबत्ती से काम चलाना पड़ रहा है। इन्वर्टर अपने दम तोड़ चुके हैं। मोमबत्तियों का भी स्टॉक काफी कम बताया जा रहा है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रशासन ने एस्मा लगा दिया है और हड़ताल पर जो गए हैं उन पर एस्मा लगने के कारण स्थितियां अब और भी विकराल होने की स्थितियों में पहुंच चुका है। क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार प्लस यूनियन टेरिटरी प्रशासन ने सेना से भी मदद मांगी है कि वह इस स्थिति को निपटाने में उनकी मदद करें। साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक लाइट्स
क्योंकि चंडीगढ़ की एक ट्रैफिक लाइट्स ऐसी है जहां पर शायद हर वाहन चालक अपना कानून तोड़ने के डर से कई गज पीछे ही खड़ा हो जाता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। परंतु अब रेलवे क्रॉसिंग हो या दूसरी लाइट्स का ना होने के कारण स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। पढ़ाई पर बुरा प्रभाव वो भी देखा जा रहा है, ट्रैफिक लाइट्स पर भी देखा जा रहा है। अब क्या होगा इसके बारे में आने वाले में समय में और भी चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। पानी की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। पानी कहाँ से आएगा, इसके लिए टैंकरों का आयोजन किया जा रहा है कि ताकि घर घर में पानी को पहुंचाने की स्थितियां की जाएं। वहीं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी संपर्क किया है कि वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि स्थितियां बहुत चिंताजनक बन चुकी हैं। जी शाही जी, अगली खबर बड़ी अहम है क्योंकि ऊना हिमाचल प्रदेश, हमारी जो पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सरहद है उसके ऊपर अगर हम जाते हैं, रोपड़ क्रॉस करते हैं तो ऊना आ जाता है। वहाँ पर एक फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसके चलते 6 महिलाओं की मृत्यु हुई, जिंदा जल गई वो। काफ़ी लोग गंभीर जख्मी भी हुए हैं। क्या कारण रहे, क्या बनता था उस फैक्ट्री में, आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऊना के बाथू बथेड़ी क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण, विस्फोट होने के कारण स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि मां बेटी सहित 6 लोग जिंदा जल गए, जबकि बड़ी संख्या में घायल भी हुए, जिनमें 14 घायल हैं और इनमें से 10 को पीजीआई रेफर किया जा चुका है और 4 को ऊना के अस्पताल में ही उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। हिमाचल सरकार ने इनके लिए जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि भेंट की है ताकि उनके परिवार का रोजी रोटी चल सके। वहीं जो पीजीआई में दाखिल हैं या ऊना के अस्पताल में दाखिल हैं उनके लिए 15-15 हज़ार रुपए की विशेष राशि, यानी कि विशेष ग्रांट विशेष संदेश वाहक के जरिए भेज दी गई है ताकि उनके उपचार में किसी तरह की भी स्थितियां दिक्कत में ना आए। परंतु चिंता का विषय ये है कि इस पटाखा फैक्ट्री में यूपी, पंजाब और हिमाचल के बड़ी संख्या में लोग काम करते थे और पटाखा में विस्फोट होने की छानबीन चल रही है और इसके लिए हिमाचल सरकार ने सिट का भी गठन कर दिया है और उसकी रिपोर्ट देने के लिए उन्हें शीघ्र आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी शाही जी, विदेश से जुड़ी हुई खबर लेंगे। खबर यूक्रेन और रूस के विवाद के ऊपर है। अब रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना भी भेज दी है। मामला काफ़ी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और रूस की धमकियों के बावजूद रूस अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और यूक्रेन को लगातार धमकियां दे रहा है। धमकियों के साथ ही उन्होंने वहां पर अपनी सेना को भी भेज दिया है, जिसके कारण स्थितियां काफ़ी विकट हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत की ओर से जो प्लेन भेजे गए थे उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को भारत वापस बुला लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का रहना, भारतीयों का रहना चिंता का विषय बन चुका था। अब इसका एक और भी कारण माना जा रहा है, वो कि 13 साल पहले रूस ने जॉर्जिया को भी इसी तरह से धमकाने की कोशिश की थी। उसका मुख्य कारण था कि जॉर्जिया नाटो में शामिल हो रहा था। अगर नाटो में वो शामिल हो जाता है तो कोई नाटो की जो फोर्स है वो रूस के सीमा पर पहुंच सकती है। उसी तरह यूक्रेन को भी वो इसी तरह धमकाने की कोशिश में है ताकि नाटो की फौज रूस के सीमा पर न पहुंच सके। इसलिए इस विवाद को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है और अमेरिका इस पर कड़ी नज़र लगाए बैठा है। इतना ही नहीं, विदेश के सभी देश इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, परंतु आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जी शाही जी, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हैं जो वहां जा चुकी हैं और एयरलिफ्ट किया जा रहा है भारतीयों को जी। और इसके चलते बड़ी खबर यह भी सामने आई है सूत्रों के मुताबिक कि वहां पे जो फ़्लाइट्स जा रही हैं, इंडिया वाले लोगों को भारत लेके आना है तो उनसे 3 गुना तक ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है एयर इंडिया की ओर से। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही यूपी चुनाव की बात करेंगे। पंजाब में चुनाव का काम खत्म हो चुका है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पड़ी हैं और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है।
तो इसी के चलते ही आज 9 सीटों के ऊपर यूपी में चुनाव भी है। जी, यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों के 59 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का चुनाव आज पूरा होगा। इसमें चुनाव शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। और आपको बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में 5 राज्यों में चुनाव का काम पूरा होने वाला है और 10 मार्च को यहाँ पर मतगणना होगी। निष्पक्ष और चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से 660 कंपनियों को यूपी के चुनाव में तैनात किया गया है। लखनऊ के अलावा पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में वोटिंग होगी। जी, जिन लोगों की मुख्य किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें लखनऊ के पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष टंडन प्रमुख हैं। अब ये देखना होगा कि 10 मार्च को किसके सिर पर ताज सजेगा। जी, शाही जी, एमसीडी के चुनाव भी हैं दिल्ली के, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कौन सी तारीखें हैं, कब होने जा रहे हैं। जी, दिल्ली के चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। इसकी अभी निर्धारित कोई तारीख नहीं तय की गई है, परंतु इसके लिए 16,000 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। और जबकि 2000 में बता दें 13,234 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। अभी तक भाजपा वहां पर काबिज है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाएगी और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी भाजपा को सत्ता से विमुख कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके ऊपर देखना होगा। और मुकाबले दिलचस्प होंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और एमसीडी पर भी भाजपा काबिज है। इस बारी द्विपक्षीय मुकाबले होंगे तो क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा और किस तारीख को होगा इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। शाही जी, हिमाचल प्रदेश आज उनका बजट सत्र है, क्या कुछ खास रहने वाला है? इसी साल में ही चुनाव भी है हिमाचल प्रदेश में, तो काफ़ी लोग उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। बता दें कि 13वीं विधानसभा का आज 14वां बजट सत्र है और यह भी बता दें शाही जी कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा। पिछले साल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। जी, इस बार एक खास चीज़ दिखाई दे रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बार हिमाचल का बजट कर मुक्त होगा। उसका मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल के अंत में, इसलिए जयराम ठाकुर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह बजट पेश करेंगे। अगर किसी तरह का कर मुक्त हुआ तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अगर कुछ महीने पहले की बात की जाए तो जयराम ठाकुर की ओर से या हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कर्मचारियों को और लोगों को बड़ी राहत देने की कोशिश निरंतर जारी है ताकि वह अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी मतदान को अपने पक्ष में करवाने के लिए सफल हो सके। जी शाही जी, जाते जाते बात करेंगे अकाली नेता विक्रम मजीठिया की। विक्रम मजीठिया को आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। आज उनकी राहत समाप्त हो रही है। 23 फरवरी तक उन्हें राहत दी गई थी, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाई गई थी। तो आज वो जो ट्रायल कोर्ट है मोहाली का, वहाँ पर पहले खुद को पेश करेंगे। उसके बाद अगर वो पेश कर पाते हैं तो उसके बाद वो ज़मानत अर्जी लगा सकते हैं दोबारा। बता दें कि छोटे कोर्ट से लेकर बड़े कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है। विक्रम मजीठिया के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, कई तरह के इल्ज़ाम लगे थे। तो विक्रम मजीठिया ने कहीं भी सुनवाई ना होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव हुए हैं और इसी के चलते ही 3 दिन तक और राहत दी गई थी विक्रम मजीठिया को, यानी आज के दिन तक की। तो आज उनकी राहत खत्म होने जा रही है और उनको चुनाव प्रचार करने की इजाज़त भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी। चुनाव प्रचार कर चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं और आज उनका आखिरी दिन है। आज उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आज वो पेश होंगे। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला सुनाता है। विक्रम मजीठिया कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। ये भी बता दें आपको, अमृतसर ईस्ट से विक्रम
सिंह मजीठिया अकाली दल की ओर से, नवजोत सिद्धू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रधान हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि दोनों में से इस बार कौन विजयी रहेगा, ये चीज़ पर सभी की नज़रें गड़ी हुई हैं। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप शाही जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत की, अपना प्रतिक्रम दिया। इसी के चलते कल फिर इसी कार्यक्रम में और मुद्दे लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।